पर नजर रख रहे हैं। अगर मैं अभी अर्जुन से संपर्क करूंगी तो वे उसे जरूर ढूंढेंगे। ऐसे में मैं कल अर्जुन के विवाह प्रस्ताव वाले दिन नहीं जा पाऊंगी। अगले दिन अभी तो भोर ही हुई थी। रेड्डी परिवार के सदस्य जल्दी उठ गए क्योंकि आज अर्जुन मेहरा के विवाह प्रस्ताव का दिन था। कहा जा रहा था कि ज्वेरी परिवार भी आ सकता है। उस समय दोनों पक्ष खुलकर प्रतिस्पर्धा करेंगे और जिसके पास कम सगाई के उपहार होंगे उसकी साख गिर जाएगी। रेड्डी परिवार के सदस्य उत्सुक थे कि अर्जुन कितने सगाई के उपहार दे पाएगा और क्या वो मीरा को अपना बना पाएगा। जल्दी से काम निपटाओ ताकि हम भी देख सके कि हमारा नया दामाद कौन है। क्या बताने की जरूरत भी है? बिल्कुल, युवा गुरु ज्वेरी ही है। वे वायु पर्वत संप्रदाय के अनुयायी हैं और ज्वेरी परिवार सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक है। जरूरी नहीं। मैंने कल सुना कि अर्जुन मेहरा ने प्लांट एसेंस की कई बोतलें खरीदने के लिए सिर्फ 10,000 रुपए खर्च किए, जिनमें से प्रत्येक की कीमत लाखों में है। अर्जुन के सगाई के उपहार बिल्कुल भी हल्के नहीं होंगे। कौन उस बड़ी महिला से ईर्ष्या नहीं करेगा जो गुरु की कृपा पात्र न होने के बावजूद किसी भी अन्य महिला की तुलना में कहीं अधिक भव्यता से विवाह करती है। क्या तुम्हें लगता है कि दूसरी औरत को इसका पछतावा है? आखिरकार अर्जुन तो उससे शादी करना चाहता था। इसी वक्त इशिता रेड्डी प्रशिक्षण मैदान से बाहर निकली। नौकरानियों की गपशप सुनकर उनका चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया और उन्होंने डांटते हुए कहा, तुम लोगों के पास करने को कुछ है ही नहीं। नौकरानियां तितर बितर हो गई, लेकिन उनका मन काफी देर तक अशांत रहा। अपनी तलवार की मूठ कसकर पकड़ते हुए इशिता ने अपने दांत हल्के से भींचे। क्या मुझे इसका पछतावा होगा? क्या मजाक है। अर्जुन की सगाई के तोहफे चाहे कितने भी अच्छे या कीमती क्यों न हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुस्से में वो आंटी अनुराधा के कमरे के पास से गुजरी और अंदर से शोर सुना, रघुनाथ रेड्डी, सब तुम्हारा ही दोष है। तुम इतने बेकार क्यों हो और पैसे क्यों नहीं कमा सकते? सुंदर संजीवनी गोली मेरे सामने ही है, पर मैं उसे खरीद नहीं सकती। सुना है वंदना जावेरी ने उसे वापस खरीद लिया और उसे लेने के बाद वो 20 साल छोटी हो गई। अब तो वो अपने बेटे के बगल में उसकी बहन जैसी दिखती है। मैं इतनी दुखी क्यों हूं? तुम्हारे रेड्डी परिवार ने मुझे देर कर दी है। इशिता ने धीरे से आह भरी। रात भर बहस करते रहे। नीलामी घर से लौटने के बाद से अनुराधा लगातार झगड़ती रही थी। वंदना के इस बदलाव के बारे में जानने के बाद वो और भी ज्यादा आक्रामक हो गई। रघुनाथ से लगातार झगड़ती रही। पिताजी वाकई बहुत मुश्किल में है। जब मैं भविष्य में किसी रईस से शादी करूंगी तो मां की कमी पूरी करने के लिए उनसे सुंदर संजीवनी गोली जरूर मांगूंगी। अचानक पटाखों की आवाज गूंज उठी। इशिता हल्की सी मुस्कुराई। क्या जावेरी परिवार की सगाई की बारात आ गई है? हालांकि वो साफ जानती थी कि ऋषि जावेरी ने उसकी बहन का लगभग बलात्कार कर दिया था। उससे शादी करना भेड़ का बाग की मांद में घुसने जैसा था। लेकिन वो चाहती थी कि उसकी बहन अर्जुन मेहरा से शादी न करे, क्योंकि अगर उसकी बहन अर्जुन से शादी करती है और अच्छी जिंदगी नहीं जी पाती तो ऐसा ही हो। अगर वो खुशी खुशी रहती तो क्या इसका मतलब ये नहीं होता कि इशिता ने अर्जुन को छोड़कर अदूरदर्शिता दिखाई थी? उम्मीद है यंग मास्टर जावेरी जीतेंगे, इशिता फुसफुसाई। अर्जुन मेहरा के कमरे में मीरा जल्दी आ गई थी और अर्जुन की बाहों में चुपचाप रो रही थी। अर्जुन, क्या हम सचमुच साथ हो सकते हैं? हालांकि शुरुआत में उसे अपनी बहन की जगह शादी करना गलत लगा था। कुछ समय साथ बिताने के बाद उसे पता चला कि उसे बचपन का वो दोस्त पहले से ही पसंद है, जो कई सालों से गूंगा होने का नाटक कर रहा था। वो अर्जुन मेहरा के अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी। अर्जुन ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई और कहा, पगली, क्या मैंने कभी तुमसे कोई वादा तोड़ा है? मैंने तुमसे शादी करने का वादा किया था और मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता।
कहना आसान है, लेकिन हकीकत क्या है? मीरा की भौहें तन गई। पिछली बार की भागदौड़ के बाद ज्वेरी परिवार ने इस बार ज्यादा तैयारी की होगी। और पिछले कुछ दिनों में अर्जुन ने अनुराधा रेड्डी को पूरी तरह से नाराज कर दिया था, जो स्वाभाविक रूप से ज्वेरी परिवार का ज्यादा साथ देंगी। अर्जुन, तुम अनुराधा आंटी को शांत करने के लिए उन्हें थोड़ा सा प्लांट एसेंस क्यों नहीं देते? वरना मुझे डर है कि वो तुम्हारे लिए चीजें बहुत मुश्किल कर देंगी। अर्जुन ने सिर हिलाया। क्या तुमने श्री दत्तात्रेय और भेड़िए की कहानी नहीं सुनी? तुम भेड़िए को संतुष्ट नहीं कर सकते। उसे जितना मांस चाहिए उतना दे दो, और फिर भी वो तुम्हारी हड्डियों से मांस खाना चाहेगा। अनुराधा रेड्डी भी वैसी ही है। क्या वो प्लांट एसेंस से संतुष्ट होगी? नहीं, वो मेरे 510,000 रुपए चाहेगी कि तुम और मैं उसकी हर बात मानूं। चाहेगी कि तुम जावेरी परिवार में शादी करो ताकि तुम्हें और ज्यादा फायदा हो। यह सुनकर मीरा को पता चल गया कि यह सच है, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया गया तो बाद में जब अनुराधा अपना आपा खो बैठी तो रघुनाथ भी उसे नहीं रोक सकता था। चिंता मत करो, मैंने जो सगाई के उपहार तैयार किए हैं वे अनुराधा को संतुष्ट कर देंगे। अगर मैं उसे थप्पड़ भी मार दूं तो भी वो दांत पीसकर कहेगी कि वो संतुष्ट है। मीरा हैरान दिखी। सगाई के उपहारों को इतना बढ़ा चढ़ाकर कैसे पेश किया गया? अर्जुन मजाक नहीं कर रहा था, जिससे उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। ढोल की आवाज आई और मीरा का शरीर कांप उठा। उसने अर्जुन को और भी कसकर पकड़ लिया, मानो उसे खोने ही वाली हो। अर्जुन ने मजाक करते हुए कहा, चिंता मत करो, सगाई के उपहार देने के बाद तुम मुझे जैसे चाहो गले लगा सकती हो। मीरा का चेहरा शर्मिंदगी और गुस्से से लाल हो गया। क्या ये मजाक करने का समय है? काफी देर तक उसकी बाहों में लिपटे रहने के बाद मीरा ने गहरी सांस ली और मुश्किल से अर्जुन के पीछे रेड्डी परिवार के मुख्य हॉल में पहुंची। इस समय रघुनाथ रेड्डी, अनुराधा रेड्डी, रेड्डी परिवार के सदस्य और रोहित वर्मा पहले से ही वहां मौजूद थे। रघुनाथ को अर्जुन की जीत की पूरी उम्मीद थी, लेकिन बाकी लोग या तो खुशी से देख रहे थे या उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। रोहित ने पूरे परिवार के सामने खुलकर मजाक उड़ाने का मौका गवा दिया। अर्जुन मेहरा, कोई दबाव मत महसूस करो, तुम वैसे भी नहीं जीतोगे। शुरू में अर्जुन जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन रोहित अपनी बात जारी रखते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहता रहा, जो औरत मुझे नहीं मिल सकती वो तुम्हें भी नहीं मिलेगी, है ना? अगर तुम मुझसे पूछो तो अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम्हें ईमानदारी से हार मान लेनी चाहिए, वरना ज्वेरी परिवार के सगाई के तोहफे देखकर तुम्हें शर्मिंदगी होगी। चुप रहो। एक तिरस्कार भरी आवाज आई। आमतौर पर सौम्य रहने वाली मीरा ने असंतुष्ट होकर रोहित को डांटा, सिर्फ इसलिए कि तुम बेकार हो। अर्जुन को अपने जैसा मत समझो। अर्जुन तुमसे 100 गुना बेहतर है। कोई भी पुरुष अपनी तुलना नहीं चाहता, खासकर उस महिला के सामने जिसे वो पसंद करता है। रोहित शर्मिंदा और गुस्से में बोला, अर्जुन मुझसे बेहतर कैसे है? वो बीच में ही रुक गया। हाल ही में डिप्टी पवेलियन मास्टर चंद्रकांत के सामने अर्जुन ने उसे आसानी से कुचल दिया, मानो किसी कुत्ते से लड़ रहा हो। तो रोहित ने अपना सुर बदल दिया, उसने तुम्हें ऐसा क्या दिया है कि तुम उसका इतना बचाव कर रही हो? मीरा अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो खड़ी हुई और रोहित को थप्पड़ मार दिया। रोहित ने गुस्से में कहा, ठीक है, ठीक है, एक औरत मुझे मारने की हिम्मत कर सकती है तो मुझे बदतमीजी के लिए दोष मत दो। अगर इशिता ने वार किया होता तो वो बस खड़ा रहकर वार सह सकता था, क्योंकि वो प्राण साधना के 9वें स्तर पर थी। लेकिन मीरा, जो दूसरे स्तर पर ही थी, उस पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? ठीक है, उसे अनुराधा की मीरा के प्रति लंबे समय से चली आ रही नापसंदगी का सबक सिखाने दो। इसलिए उसने गुस्से में पलटवार करने के लिए एक मुक्का मारा, थप्पड़। लेकिन जैसे ही वे टकराए, रोहित ये देखकर चौंक गया
कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति मीरा से कमतर है। उसके थप्पड़ से उसका हाथ हट गया और सीधे उसके चेहरे पर लगा, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा। अभी अभी रेड्डी परिवार के सदस्य जो रोहित के साथ हंस रहे थे, अब मीरा को ऐसे देखने लगे जैसे कोई भूत देख रहे हों। चौंक गए। मीरा ने ठंडेपन से अपना हाथ पीछे खींच लिया और रोहित को घृणा से घूरते हुए बोली, अब तुम्हें पता चला अर्जुन ने मुझे क्या दिया है? रेड्डी परिवार के सदस्य एकदम चौंक गए। क्या वो सचमुच मीरा है? क्या मैं गलत नहीं हूं? क्या वो अभी प्राण साधना के दूसरे स्तर पर नहीं थी? वो 5वें स्तर की विशेषज्ञ कब बन गई जो रोहित वर्मा को हरा सकती है? ये जरूर अर्जुन मेहरा ने उसे दिए होंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि वो अर्जुन के प्रति इतनी समर्पित है। पता चला कि अर्जुन ने उसे गुप्त रूप से इतने सारे लाभ दिए हैं। अगर मैं मीरा होती तो मैं भी अर्जुन मेहरा से शादी करने को तैयार होती। मीरा अर्जुन के पास लौटी और धीरे से बोली, क्या मैंने सब ठीक किया? अर्जुन ने उसके सिर पर थपथपाया और लिखा, एक हारे हुए कुत्ते से क्यों परेशान हो? मीरा ने जवाब दिया, जब मक्खियां भिनभिना रही हो तो बस मक्खी मारने वाला ले लो और उन्हें शांत करने के लिए कुछ बार मार दो। जमीन पर लेटे जलते हुए चेहरे को पकड़े हुए रोहित वर्मा नफरत से भर गया। अर्जुन मेहरा, जरा रुको। अर्जुन ने देखा और लिखा, रोहित, 9 स्तरीय प्राण मूलाधार वाले इस प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ तुम क्या करने वाले हो? जहां सबसे ज्यादा चोट लगती है वहां चोट पहुंचाना। 9 स्तरीय प्राण मूलाधार के बारे में गलतफहमी रोहित के लिए सबसे बड़ा अपमान थी। रोहित इतना गुस्से में था कि उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उसकी छाती जोर से धड़क रही थी और उसकी दृष्टि धुंधली पड़ गई। धमाक। अर्जुन मेहरा, क्या तुम मुझे देख भी रहे हो? अनुराधा रेड्डी ने गुस्से से मेज पटक दी। वो अब अर्जुन मेहरा को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अर्जुन ने गंभीरता से एक वाक्य लिखा, क्या तुम इसके लायक हो? सिर्फ ये 3 शब्द। कागज पर तिरस्कार साफ दिखाई दे रहा था। रेड्डी परिवार के सभी सदस्य डर गए थे। क्या वो सचमुच अनुराधा का खुलेआम अपमान कर रहा था? मीरा इतनी डर गई कि उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसने जल्दी से उसका नोट दबा दिया और फुसफुसाया, क्या तुम पागल हो? इस वक्त उसे क्यों उकसा रहे हो? इशिता रेड्डी की आंखें ठंडी पड़ गई और वो अर्जुन को घूरने लगी। ये दूसरी बार था जब अर्जुन ने उसकी मां का अनादर किया था। अर्जुन मेहरा, अगर तुम आज हमारे रेड्डी परिवार के दामाद बन जाओ तो हम तुम्हें अपना ही समझकर इस मामले को छोड़ सकते हैं। मेरी मां से झुककर माफी मांग लो तो ये सब खत्म हो जाएगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ मरते दम तक ये समझौता कर लूंगा। अर्जुन ने भी इशिता की तरफ देखा और बेबाकी से लिखा, मैं तुम्हारी मां जैसी औरत के लिए अपनी जान क्यों जोखिम में डालूं, जो इतनी दुष्ट और मूर्ख दोनों है? क्या वह इसके लायक है? क्या? अर्जुन अभी भी अनुराधा का अपमान कर रहा था। रेड्डी परिवार के सदस्य सदमे और विस्मय में थे। अर्जुन मेहरा ने वो कह दिया जो हम कहना चाहते थे, पर कहने की हिम्मत नहीं कर पाए। लेकिन वो बहुत जल्दबाज है। वो अभी धैर्य समझने के लिए बहुत छोटा है। रघुनाथ रेड्डी को सिर दर्द होने लगा। उसने झट से कहा, अर्जुन, बकवास बंद करो। उसने अर्जुन को एक नजर देखा, उसे इशारा किया कि अभी सहन करो। अर्जुन और मीरा की शादी अनुराधा के हाथ में थी। अगर अनुराधा ज्यादा गुस्सा हो जाती तो ये शादी टूट जाती, लेकिन अब उसे याद दिलाने में बहुत देर हो चुकी थी। गुस्से से उबलती अनुराधा ने एक चाय का प्याला उठाया और उसे जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। उबलती चाय आसपास के कुल के सदस्यों पर गिर पड़ी, जिससे दर्द से चीखें निकलने लगी। अर्जुन मेहरा, अनुराधा ने दांत पीसते हुए, शरीर कांपते हुए चिल्लाई, अगर मैं आज तुम दोनों की शादी करवा दूं तो मैं अपना नाम उल्टा लिख दूंगी। पूरा हॉल खामोश हो गया। अनुराधा को इतना क्रोधित पहले कभी नहीं देखा था। सबने अर्जुन की तरफ देखा। सभी के चेहरे पर दया के भाव थे।
मीरा का चेहरा भी पीला पड़ गया। अब सगाई के उपहारों की तुलना करने की कोई जरूरत नहीं थी। ज्वेरी परिवार जरूर जीतेगा। अनुराधा ने पहले ही सार्वजनिक रूप से अपना नाम उल्टा लिखने की कसम खा ली थी। अब उसे ऐसा कोई कारण नहीं सूझ रहा था जिससे अनुराधा अपना मन बदल ले। सिर्फ अर्जुन बेफिक्र रहा, धीरे धीरे लिख रहा था। चिंता मत करो, तुम कर ही लोगे। रघुनाथ को आश्चर्य हुआ कि क्या अर्जुन पागल हो गया है। उसने उसे इतना क्रोधित कर दिया था कि उसने कसम खाने की ठान ली थी। वो अपनी बात कैसे वापस ले सकती थी और खुद को हंसी का पात्र कैसे बना सकती थी। प्रिय भाभी, आप इतनी नाराज क्यों हैं? ऋषि झवेरी को आगे बढ़ाते हुए वंदना झवेरी मुस्कुराते हुए हॉल में दाखिल हुई। उनके नौकरों के पास चमकदार रत्नों से भरे ढेरों खजाने के बक्से थे, पिछली बार से कहीं ज्यादा। अनुराधा वंदना को पहचान ही नहीं पाई। उसने बैंगनी रंग का लबादा पहना हुआ था। उसकी त्वचा चिकनी और गुलाबी थी। उसके बाल गहरे काले थे और ऋषि के बगल में खड़ी होने पर वो ज्यादा उम्र की नहीं लग रही थी। क्या ये सुंदर संजीवनी गोली का असर था? उसने सोचा था कि ये सब बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें हैं। अब उसने देखा कि वंदना का परिवर्तन अफवाहों से भी ज्यादा उल्लेखनीय था। उसका मन ईर्ष्या से भर गया। एक गोली किसी महिला को 20 साल जवान बना सकती है। एक महिला के लिए ये किसी भी शक्तिवर्धक दिव्य गोली से ज्यादा आकर्षक थी। दुर्भाग्य से केवल एक ही थी। उसने जटिल भाव से अभिवादन किया। बस कुछ छोटी मोटी बातें। वंदना ने अपना अभिमान छिपाए बिना प्रसन्नता पूर्वक कहा, प्रिय भाभी, खुश हो जाइए। आज आपके रेड्डी परिवार के लिए एक खुशी का दिन है। शेन, आओ और अपनी होने वाली सास को प्रणाम करो। ऋषि जावेरी ने झट से मुस्कुराते हुए विनम्रता से कहा, आपके दामाद ऋषि जावेरी आपको नमस्कार करते हैं। अनुराधा का मन अभी भी शांत नहीं हुआ था और उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, सब बैठ जाइए। अपनी सीट पर वापस आकर अनुराधा का ध्यान कहीं और था, खासकर जब उसने रेड्डी परिवार के सभी सदस्यों को नए रूप में चमकती वंदना को घूरते देखा तो उसका मन और भी खराब हो गया। रघुनाथ रेड्डी ने शांत भाव से पूछा, श्रीमती जावेरी, आज आप सगाई के लिए क्या उपहार लाई हैं? चमकदार खजानों को देखकर वो अर्जुन के लिए चिंतित हो गए। ऋषि जावेरी आगे बढ़े और बोले, मुझे परिचय कराने दीजिए। 10 लाख रुपए के सोने, चांदी और जवाहरात। रेड्डी परिवार के सदस्य सदमे से हांफने लगे। पहले निराश अनुराधा अचानक उत्साहित हो गई। 10 लाख रुपए तो बहुत बड़ी रकम थी। अगर उनके पास इतनी चांदी पहले होती तो सुंदर संजीवनी गोली कल ही उनकी हो जाती। ऋषि जावेरी उनकी प्रतिक्रियाओं से संतुष्ट होकर आगे बोले, मध्यम श्रेणी के प्राण साधना द्रव की 20 बोतलें, जिनकी कीमत 2 लाख रुपए है। एक पीले स्तर की निम्न तकनीक, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए है। एक निम्न श्रेणी की जादुई कलाकृति, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए है। जादुई कलाकृति का जिक्र आते ही इशिता अपनी जगह पर नहीं रह सकी और बोली, एक जादुई कलाकृति? साधारण हथियारों के विपरीत जादुई कलाकृतियों में आध्यात्मिक शक्ति होती है। इनमें से किसी एक का इस्तेमाल तलवारबाजी की शक्ति को काफी बढ़ा सकता है। ऐसी उच्च श्रेणी की वस्तुएं केवल वायु पर्वत संप्रदाय में ही मिल सकती थी और ये बहुत मूल्यवान थी और इनका पुरस्कार केवल महत्वपूर्ण सिद्धियों वाले शिष्यों को ही दिया जाता था। वो मीरा से ईर्ष्या किए बिना नहीं रह सकी, जिसे इतना भरपूर दहेज मिला था। अनुराधा का चेहरा खुशी से खिल उठा। कुल मिलाकर उसकी कीमत 2 करोड़ रुपए थी। अच्छे दामाद जी, हमारी मीरा सचमुच बहुत खुशकिस्मत है कि उन्हें आप मिले। अनुराधा मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। ऋषि जावेरी भी आश्वस्त हो गए। सौदा हो गया। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा, जो अभी भी शांत दिख रहा था, और ताना मारते हुए कहा, अर्जुन मेहरा, कल नीलामी घर में क्या तुम बहुत घमंडी नहीं थे? अब क्या तुम आज अपनी सगाई के उपहारों में भी वही घमंड दिखा सकते हो?
देखते हैं कि तुम्हारे उपहार तुम्हारे घमंड से मेल खाते हैं या नहीं। अर्जुन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने शांति से एक पंक्ति लिखी, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? पूरा रेड्डी परिवार इन चारों किरदारों को आश्चर्य से देखता रहा। इसका क्या मतलब है? क्या उन्हें लगता है कि ज्वेरी परिवार का दहेज बहुत कम है? 2 करोड़ का दहेज। निर्जला नगर की स्थापना के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। क्या अर्जुन मेहरा इतने बड़े दहेज को तुच्छ समझते हैं? तुलना में मीरा के चेहरे पर उदासी छा गई। ये 2 करोड़ का दहेज है। अर्जुन कैसे मुकाबला कर सकता है? अगर कल का प्लांट एसेंस भी बिक जाए तो मुश्किल से 100 रुपए से ज्यादा का होगा। अर्जुन के मौजूदा 5,10,000 रुपए के साथ ये 2 करोड़ के करीब ही नहीं होगा। ऋषि ज्वेरी मुस्कुराए। अगर तुमने प्लांट एसेंस की वो बोतल इस्तेमाल नहीं की होती तो शायद तुम मुझसे मुकाबला करने के लायक भी नहीं होते। लेकिन अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो तुम मुझसे मुकाबला करने के लिए क्या इस्तेमाल करोगे? रोहित वर्मा को आखिरकार बदला लेने का मौका मिल ही गया। उसने व्यंग्य किया, युवा गुरु जावेरी, ये आदमी भले ही गूंगा हो लेकिन इसकी जिद बेमिसाल है। सूजे हुए चेहरे के साथ भी इसका मुंह नहीं झुकेगा। जब मीरा तुम्हारी बाहों में होगी तभी ये दर्द से तड़पेगा। अर्जुन मेहरा की एक ही बात ने अनुराधा रेड्डी का अच्छा मूड तुरंत खराब कर दिया। तुम 20 लाख के दहेज को भी तुच्छ समझते हो? युवा गुरु अर्जुन, आप कितना दे सकते हैं? रघुनाथ रेड्डी ने गहरी सांस ली। अब और तुलना करने की कोई जरूरत नहीं थी। भाग्य देवता की मदद से भी अर्जुन इतनी बड़ी मात्रा में चांदी इकट्ठा नहीं कर सकता था। तुलना जारी रखने से अर्जुन और भी शर्मिंदा होगा। ठीक है, चूंकि युवा गुरु जावेरी ने दहेज का प्रस्ताव रखा है इसलिए शादी तय हो गई है। अर्जुन को अपना दहेज देने की कोई जरूरत नहीं है। धमाका। हालांकि अनुराधा रेड्डी ने मेज पटक दी और खींचकर बोली, इस बेकार आदमी को बचाना बंद करो। क्या तुम भूल गए कि अभी वो कैसे उछल कूद कर रहा था? आज मैं देखना चाहती हूं कि वो क्या क्या कर सकता है। ऋषि जावेरी ने भी हाथ जोड़कर कहा, ससुर जी, बिना तुलना के हम कैसे जान सकते हैं कि जावेरी परिवार मीरा को कितना महत्व देता है? हम बाहरी लोगों को ये नहीं सोचने दे सकते कि जावेरी परिवार अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दूसरों को धमकाता है ना? चूंकि अर्जुन मेहरा मुझसे एक महिला के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है इसलिए हमें स्पष्ट रूप से पहचानना होगा कि कौन श्रेष्ठ है। ताली, ताली। जैसे ही रघुनाथ बोलने वाले थे अर्जुन ने ताली बजाई। उन्होंने अपनी कलम उठाई और लिखा, मैं यंग मास्टर जावेरी की बात से पूरी तरह सहमत हूं। तुलना के बिना अंतर कहां से आता है? फिर उसने अपनी तिजोरी से चांदी के नोटों का ढेर निकाला, बिना किसी अपवाद के। वे सभी 10-10 हजार रुपए के थे, पिछले 5,10,000 रुपए से अलग। इस बार चांदी के नोट इतने ज्यादा थे कि देखकर सांसें थम सी गई। कागज की तरह एकदम सफेद, बेपरवाही से एक साथ रखे हुए। गिन लो। अर्जुन के नोट ने हॉल में छाए सन्नाटे को तोड़ा। रघुनाथ सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले थे और उन्होंने जल्दी से अनगिनत चांदी के नोट समेट लिए। हालांकि अभी गिनती नहीं हुई थी, लेकिन रकम साफ तौर पर 20 लाख से ज्यादा थी। एक करके नोट गिनते हुए उनके हाथ कांप रहे थे। ये काम बहुत भारी लग रहा था, इसलिए उन्हें आखिरकार मदद मांगनी पड़ी। इशिता, तुम यहां क्यों खड़ी हो? जल्दी से गिनने में मदद करो। इशिता रेड्डी स्तब्ध सी होकर वहां आई और गिनती करने में मदद करने लगी। उनके दिमाग में एक खाली स्लेट थी। कुछ ही देर बाद उन्होंने गिनती पूरी की और एक ऐसे लहजे में कहा जो उन्हें भी अनिश्चित लगा, कुल 27 लाख रुपए। इसका क्या मतलब था? ये ज्वेरी परिवार के दहेज से 7 लाख रुपए ज्यादा था, जिसकी कीमत उन्हें सब कुछ देकर चुकानी पड़ी थी। पूरा कमरा खामोश हो गया। हैरान आंखों से 27 लाख रुपए देखे। इशिता ने शांत और स्थिर अर्जुन की ओर देखा, फिर मीरा की ओर, जो बेहद रोमांचित थी। उसकी भावनाएं उफन रही थी। रोहित वर्मा हक्का बक्का रह गया। कुछ कठोर कहना चाहता था,
लेकिन इतने बड़े दहेज के खिलाफ कोई वाक्य नहीं बना पा रहा था। ऋषि जावेरी भी जड़वत खड़े रहे, समझ नहीं पा रहे थे कि अर्जुन ने इतनी चांदी कहां से हासिल की। अभी 2 दिन पहले ही उसके पास सिर्फ 5,10,000 रुपए थे। उन्हें क्या पता था कि अर्जुन के पास पहले 13 लाख रुपए थे। कल एक सुंदर संजीवनी गोली बेचने के बाद उसे जावेरी परिवार से 14 लाख रुपए और मिले। कुल मिलाकर 27 लाख रुपए। अर्जुन ने ऋषि जावेरी की ओर देखा, आधी मुस्कान के साथ, युवा गुरु जावेरी, आपका जावेरी परिवार और भी बढ़ा सकता है। मैं आपका इंतजार करूंगा। जावेरी परिवार के पास और जोड़ने के लिए कुछ नहीं था। कल एक सुंदर संजीवनी गोली खरीदने में $14 लाख खर्च हुए, जिससे उन्हें अपनी कई संपत्तियां बेचनी पड़ी। ये $2 लाख दहेज ही तो जुटा पाए थे। अगर वे $7 लाख और जोड़ देते तो ज़्वेरी परिवार सचमुच इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। ऋषि जावेरी ने अपने दांत पीस लिए, मुट्ठियां कस ली और अर्जुन को घृणा से घूरने लगे। अर्जुन ने शांति से लिखा, क्या इतनी जोर से घूरने से कोई फायदा होता है? अगर तुम दहेज में और भी कुछ जोड़ सकते हो तो बढ़ा दो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो अपना दहेज लेकर जहां तक हो सके भाग जाओ। अपमान, बहुत बड़ा अपमान। क्या ऋषि जावेरी ने जिंदगी में कभी इतना अपमान सहा था? अर्जुन मेहरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी आगे बढ़ने की? ऋषि चिल्लाए। अर्जुन धीरे से खड़ा हुआ और ठंडे स्वर में कई पंक्तियां लिखी। किसी और की पत्नी को हड़पने में असमर्थ, फिर भी दूसरों को धमकाने के लिए बदनाम कर रहे हो। तुम्हारे जावेरी परिवार, क्या इसने तुम्हारे चेहरों पर बेशर्मी लिख दी है? तुम। ऋषि गुस्से से भर गए। उनका मन कर रहा था कि जाकर अर्जुन को पीट पीट कर अधमरा कर दे, लेकिन इस सार्वजनिक माहौल में और रघुनाथ द्वारा अर्जुन की रक्षा के कारण वो कुछ नहीं कर सका। वंदना ज़्वेरी भी गुस्से में थी। उसने सोचा था कि ज़्वेरी परिवार का पलड़ा भारी है, लेकिन एक मामूली मेहमान ने उन्हें आसानी से रौंद डाला। आर्थिक रूप से उन पर भारी पड़ने में असमर्थ, उसके पास कहने को कुछ नहीं था। उसने ठंडे स्वर में कहा, शेन, हम जा रहे हैं। हालांकि जब सभी को लगा कि मामला सुलझ गया है, अनुराधा रेड्डी ने अर्जुन को घृणा से घूरते हुए चिल्लाया, अर्जुन, तुम इतने घमंडी क्यों हो? तुम्हें किसने बताया कि तुम जीत गए हो? हूं। रेड्डी परिवार के सदस्य हैरान होकर देखने लगे। क्या अब भी तुलना करने की जरूरत थी? 27 लाख रुपए की नकद राशि, जबकि दहेज में 20 लाख रुपए की छूट दी गई थी। कोई मूर्ख भी देख सकता है कि किसका दहेज ज्यादा है ना? रघुनाथ हक्का बक्का रह गया। उसने अनुराधा को खींचते हुए कहा, बेवकूफी मत करो। चूंकि अर्जुन का दहेज ज्यादा है, इसलिए अर्जुन जीत गया। अनुराधा ने उसे धक्का देकर दहाड़ते हुए कहा, चले जाओ, इस शादी के फैसले मैं लूंगी। रघुनाथ का चेहरा नीला और सफेद हो गया। उसकी दहाड़ से परिवार के मुखिया का गरिमामय अधिकार चकनाचूर हो गया। अनुराधा ने अर्जुन को नाराजगी से घूरा, मत कहो कि मैं नासमझी कर रही हूं। तुम्हें मेरी बातें याद है ना? अर्जुन शायद इसी बात का अंदाजा लगा रहा था। उसने पहले से तैयार एक नोट निकाला, ऐसा दहेज जो तुम्हें संतुष्ट कर दे। अनुराधा थोड़ी चौंकी। अर्जुन ने पहले ही सोच लिया था कि वो इस मुद्दे पर उलझेगी, लेकिन कोई बात नहीं, आज चाहे आसमां ही क्यों न गिर जाए, वो शादी के लिए राजी नहीं होगी। अच्छा, अनुराधा ने खींचकर कहा, हालांकि तुम्हारा दहेज ज्यादा है, मुझे यंग मास्टर ज़्वेरी का दहेज ज्यादा पसंद है। ये वादे के खिलाफ तो नहीं है ना? क्या? सबके चेहरे के भाव बदल गए। परिवार के कई सदस्यों ने तुरंत सलाह दी, मैडम, आप बेवकूफी कर रही हैं। अर्जुन के 27 लाख रुपए हैं। इतना ही नहीं, अर्जुन हम में से एक है। हमें उसका दहेज वापस करने की जरूरत नहीं है। वो जो देता है वो हमारा है, लेकिन ज़्वेरी परिवार के दहेज के साथ एक ऐसा दहेज भी होना चाहिए जो साथ में लौटाया जा सके। कोई भी परिवार वधू मूल्य नहीं रखेगा। इसके विपरीत उसे दहेज के साथ वापस भेज दिया जाएगा।
और अर्जुन के 27 लाख रुपए रेड्डी हवेली को काफी विकसित कर सकते हैं, जिससे परिवार की ताकत बढ़ सकती है। सब चुप हो जाओ, अनुराधा चिल्लाई। मुझे रेड्डी परिवार की परवाह नहीं है। मैं बस अर्जुन और मीरा को अलग करना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि वे कभी साथ न रहें। फिर उसने अर्जुन की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, मैं तुम्हारे दहेज से संतुष्ट नहीं हूं, तो रेड्डी हवेली से निकल जाओ अभी, तुरंत, बिना देर किए। अर्जुन बिना कुछ कहे मुस्कुराया। उसने अपने सामने रखे चांदी के नोटों के ढेर को एक तरफ सरका दिया और एक और लिखा हुआ नोट निकाला। मेरे दहेज में एक और चीज है, तुम्हें संतुष्टि मिलेगी। हाँ, अनुराधा जोर से हंसी। अर्जुन मेहरा, अरे अर्जुन मेहरा, तुम मुझे क्या समझते हो? हम इस मुकाम पर पहुंच गए हैं और तुम्हें लगता है कि मैं अपने ही मुंह पर तमाचा मारूंगी? चाहे तुम अमर गोली भी पेश करो, आज तुम्हें जाना ही होगा। अर्जुन हंसा, अपने बाएं हाथ में एक नोट पकड़े हुए। मेरे पास अमर गोली तो नहीं है, लेकिन मेरे पास ये गोली जरूर है। अपने दाहिने हाथ से उसने धीरे से अपनी छाती से एक जेड की शीशी निकाली। अंदर और कुछ नहीं था, एक सौंदर्य पुनर्स्थापना गोली। ये गोली प्रकट हुई, पूरा रेड्डी परिवार मानो उबलता हुआ बर्तन फट गया। सुंदर संजीवनी गोली, ये सुंदर संजीवनी गोली है। हे भगवान, ये दूसरी सुंदर संजीवनी गोली है। अर्जुन मेहरा की शादी का असली दहेज तो असली सुंदर संजीवनी गोली है क्या? ऋषि जावेरी अचंभित रह गए। उनके चेहरे पर मुस्कान अभी पूरी तरह से उभरी भी नहीं थी कि वो बिखर गई और उसकी जगह एक गहरे सदमे ने ले ली। उन्होंने खुद देखा था कि एक सुंदर संजीवनी गोली कितनी आकर्षक होती है। पिछली बार कई धनी महिलाएं ठीक से तैयार नहीं थी और बाद में बोली न लगाने का उन्हें बहुत पछतावा हुआ। अगर एक और गोली निकलती तो उसकी कीमत 14 लाख से भी ज्यादा होती। इशिता रेड्डी ने अविश्वास से मुंह ढक लिया। उसने एक शक्तिशाली सच्चे प्यार से शादी करके इतना दहेज पाने की कल्पना की थी। अर्जुन मेहरा ने बड़ी आसानी से उसे बना दिया। रघुनाथ रेड्डी भी कुछ देर रुकने के बाद दंग रह गए। ये गोली अर्जुन के पास तो सचमुच एक थी। उस समय किसी ने यह सवाल नहीं किया कि सुंदर संजीवनी गोली कहां से आई। उनका सारा ध्यान गोली और अनुराधा रेड्डी पर था। कल अनुराधा ने पूरे रेड्डी परिवार में अफरातफरी मचा दी थी क्योंकि उसे सुंदर संजीवनी गोली नहीं मिल पाई थी। अब जब उसके सामने असली सुंदर संजीवनी गोली थी तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगी। क्या वो इसी तरह बेवजह व्यवहार करती रहेगी और अर्जुन मेहरा और मीरा के बीच फूट डालेगी, या वह अपने पिछले शब्दों को हवा की तरह समझेगी? अनुराधा भी अविश्वास भरी आंखों से सुंदर संजीवनी गोली को देखकर दंग रह गई। यही तो वो सुंदर संजीवनी गोली थी जिसका उसने सपना देखा था। लेकिन अर्जुन की फीकी मुस्कान देखकर उसे अपने दृढ़ शब्द याद आ गए और वो कुछ देर के लिए दुविधा में पड़ गई। अर्जुन थोड़ा मुस्कुराया और बोला, चूंकि तुम्हें ये नहीं चाहिए इसलिए मैं इसे नीलाम कर दूंगा। ये कहकर उसने सुंदर संजीवनी गोली को अपने सीने से लगा लिया। रुको, अनुराधा घबरा गई। खासकर जब उसने वंदना जावेरी का जवान चेहरा देखा तो वो लालच का विरोध नहीं कर सकी। इसे मुंह पर तमाचा ही रहने दो, बाद में वो पलट जाएगी। ठीक है, तुम जीत गई, तुम्हारा दहेज, मैं संतुष्ट हूं। इन शब्दों से पूरा समारोह स्थल मानो सपना देख रहा हो। अर्जुन ने अनुराधा को बहुत अपमानित किया था। प्रतिशोध से भरी अनुराधा ने वास्तव में विवाह अनुबंध पर सहमति व्यक्त की, जैसा कि अर्जुन ने कहा था। अनुराधा ने अपना चेहरा जलाते हुए अपनी बात समाप्त की और गुस्से से बोली, क्या तुम इसे अभी मुझे दे सकते हो? अर्जुन ने एक पहले से तैयार अनुबंध निकाला और उसे उसके सामने रख दिया, साथ में एक नोट भी। तुम्हारा मौखिक वादा हवा के समान है। एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना बेहतर है। तुम एक बार फिर अपमानित होकर अनुराधा गुस्से से भर गई।
उसने बाद में अपनी बात से मुकरने की योजना बनाई थी, लेकिन अर्जुन ने उसकी असलियत समझ ली और उसका मजाक उड़ाया। लेकिन सुंदर संजीवनी गोली के बिना वो केवल अपना गुस्सा दबा सकती थी और अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकती थी। अनुबंध पर हस्ताक्षर के साथ अर्जुन मेहरा और मीरा का विवाह आधिकारिक रूप से वैध हो गया। भले ही उसने बाद में इसे रोकने की कोशिश की हो, हस्ताक्षरित अनुबंध का मतलब था कि उसे हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था। अब क्या तुम इसे मुझे दे सकते हो? अनुराधा सुंदर संजीवनी गोली को घूर रही थी। उसकी आंखें वासना से जल रही थी। रघुनाथ आखिरकार शांत हुए और एक राहत भरी मुस्कान दिखाई। अनुराधा की उत्सुकता देखकर वो मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, इसे दे दो। तुम्हारी सांस फिर से जवान होने का इंतजार नहीं कर सकती। अर्जुन ने सिर हिलाया और लिखा, जाहिर है, चूंकि ये आपके परिवार के लिए दहेज है, इसलिए इसे कैसे फेंकना है ये आप पर निर्भर है। लेकिन पहले मैं ये कह दूं कि ये सुंदर संजीवनी गोली देने से पहले कृपया इसकी अच्छी तरह जांच कर ले। इसे लेकर ये न कहें कि ये नकली है। रघुनाथ कहना चाहता था कि कौन इतना नीच होगा, लेकिन अनुराधा को देखकर उसे लगा कि अर्जुन की चिंता पूरी तरह से बेवजह नहीं थी। ठीक है, मैं इसकी जांच करता हूं। वो आगे बढ़ा और अर्जुन को बोतल का ढक्कन खोलते हुए देखा। गोली की तेज खुशबू उन्हें लग रही थी। ससुर जी, कृपया ध्यान से देखें, अर्जुन ने लिखा और बोतल का मुंह अपनी ओर कर लिया। रघुनाथ ने सिर हिलाया और ध्यान से देखने के लिए नीचे झुका। अचानक अर्जुन की हथेली से अचानक एक बल निकला, जिससे सुंदर संजीवनी गोली जेड की बोतल से बाहर निकल गई। वो सीधा रघुनाथ के मुंह में जाकर उसके गले में उतर गया। खांसी, खांसी, खांसी। रघुनाथ का गला रूंध गया और वो कई बार खांसते हुए हतप्रभ होकर बोला, क्या मैंने सुंदर संजीवनी गोली खा ली? इस अप्रत्याशित दृश्य ने पूरे रेड्डी परिवार को झकझोर कर रख दिया। अनुराधा को यकीन नहीं हुआ और वो चीख पड़ी, मेरी सुंदर संजीवनी गोली! थूक दे कमीने, अभी थूक दे। रघुनाथ भी घबरा गया। उसे वापस थूकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुंदर संजीवनी गोली निगलते ही तुरंत घुल गई, तरल में बदल गई और उसके शरीर में समा गई। इसके तुरंत बाद विस्मयादिबोधक की एक श्रृंखला के साथ वृद्ध रघुनाथ में एक अविश्वसनीय परिवर्तन आया। उसके सफेद बाल साफ तौर पर काले हो गए, उसके चेहरे की झुर्रियां तेजी से कम हो गई और दाग धब्बे तुरंत गायब हो गए। यहां तक कि उसका थोड़ा झुका हुआ आसन भी फिर से सीधा हो गया। पलक झपकते ही वो अधेड़ उम्र के आदमी से 30 के आसपास के युवक में बदल गया। नए और ज्यादा फैशनेबल कपड़े पहनने के बाद वो मुश्किल से 20 साल से ज्यादा का दिखता। ये उच्च श्रेणी की सुंदर संजीवनी गोली का असर था, निम्न श्रेणी की गोली से दुगुनी असरदार, जिससे वो 20 साल जवान हो गया। मैं जवान हो गया? रघुनाथ अविश्वास से अपने नए रूप को देख रहा था, मानो कोई सपना देख रहा हो। ये ऐसा था जैसे वो खुद को 30 साल पहले देख रहा हो, जब उसने पहली बार रेड्डी परिवार की बागडोर संभाली थी। जोश से भरा हुआ अपने पति में आए इस नाटकीय बदलाव को देखकर अधेड़ उम्र की अनुराधा दिल की गहराइयों से चीख पड़ी, ये मेरा है, ये मेरी सुंदर संजीवनी गोली है। रघुनाथ अचानक चौंक कर बोला, खोया हुआ सा, यार पता नहीं क्या हुआ, मैंने इसे जानबूझकर नहीं खाया। अनुराधा समझ गई। उसकी आंखें अपार घृणा से भर गई और वो अर्जुन पर भड़क उठी। ये तुम हो, तुमने जानबूझकर इसे रघुनाथ को दिया था, है ना? है ना? अर्जुन ने चुपचाप उसकी ओर देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के लिखा, ये सही है। तुम्हारे लाड़ प्यार भरे जीवन की तुलना में चाचा रघुनाथ को इस सुंदर संजीवनी गोली की ज्यादा जरूरत थी। उनका इरादा अनुराधा को ये अनमोल सुंदर संजीवनी गोली देने का बिल्कुल नहीं था। उनकी योजना अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाने और फिर रघुनाथ को सुंदर संजीवनी गोली लेने की थी। अनुराधा पागल हो गई। तुमने मुझे धोखा दिया। अर्जुन ने सिर हिलाया
और लिखा, ये दहेज है, ये तुम्हारे परिवार के लिए है, इसे कोई भी ले सकता है। अनुराधा अपना आपा खो बैठी और चिल्लाई, इसे मार डालो, इसे मार डालो। लेकिन रेड्डी परिवार उदासीन था। कबीले के सदस्यों में अभी भी न्याय की भावना थी। उन्हें यह भी लगता था कि मेहनती रघुनाथ के लिए सुंदर संजीवनी गोली ज्यादा उपयुक्त है। ये देखकर कि कोई उसकी बात नहीं मान रहा, अनुराधा और भी क्रोधित हो गई और दहाड़ते हुए बोली, इशिता, तुम कहाँ हो? देख नहीं रही हो कि तुम्हारी मां के साथ धोखा हुआ है? अर्जुन मेहरा को तुरंत मार डालो, जल्दी करो। इशिता स्थिर खड़ी रही और हिली नहीं। उसने कुछ नाराजगी से अर्जुन की ओर देखा और कहा, मां, मैं तुम्हें आराम करने क्यों नहीं ले जाती? आखिरकार अर्जुन ने सुंदर संजीवनी गोली उसके पिता को दी थी। अपने मेहनती पिता को इतना जवान होते देखकर वो सचमुच खुश और उत्साहित हो गई। इसलिए उसे नहीं लगा कि अर्जुन ने कुछ गलत किया है। बस उसकी मां ही इसे तुरंत स्वीकार नहीं कर सकी। तुमने भी मुझे धोखा दिया, मैं अब और जीना नहीं चाहती। अनुराधा जमीन पर बैठ गई, लात मार रही थी और जोर जोर से गालियां दे रही थी। वो एक बदतमीज की तरह व्यवहार कर रही थी। रघुनाथ और इशिता अपने रिश्तेदारों से निपटने में शर्मिंदा और लाचार दिख रहे थे। कुल के सदस्यों ने सिर हिलाया। फिर मीरा ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, सब लोग तितर बितर हो जाओ। बात खत्म हो गई। हालांकि इसी समय एक कागजी क्रेन जादुई ढंग से उड़कर ऋषि जावेरी के हाथ में आ गिरी। ओ, संप्रदाय से कोई संदेश? उसने जल्दी से उसे खोला और उसमें लिखी बातें पढ़ी। उसका चेहरा गंभीर हो गया। फिर वो बेरमी से मुस्कुराया। तुम्हें किसने बताया कि सब खत्म हो गया है? रेड्डी परिवार, तुम एक बड़ी मुसीबत का सामना कर रहे हो। पारिवारिक कलंक शब्द सुनते ही रेड्डी परिवार के खुश सदस्यों का मुंह बंद हो गया। रघुनाथ रेड्डी का चेहरा काला पड़ गया और उन्होंने कहा, युवा गुरु जावेरी, कृपया अपनी बातों पर ध्यान दे। हमारा रेड्डी परिवार हमेशा नियमों का पालन करता आया है। पारिवारिक कलंक कैसे हो सकता है? हालांकि ऋषि जावेरी खिलखिलाकर हंस पड़े। उनकी नजर रेड्डी परिवार के सदस्यों पर पड़ी और अंततः रोहित वर्मा पर टिक गई। आप रोहित वर्मा से क्यों नहीं पूछते कि क्या उसने निर्जला नगर का गश्ती नक्शा कालनागिनी सभा को बेचा था? क्या? रेड्डी परिवार के सदस्य स्तब्ध रह गए। कालनागिनी सभा? वायु पर्वत संप्रदाय के क्षेत्र में छिपी वो दुष्ट शक्ति। वायु पर्वत संप्रदाय ने इसे मिटाने की कई बार कोशिश की थी, लेकिन सफलता नहीं मिली और कालनागिनी सभा के साथ किसी भी तरह के लेन देन पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया था। इस तरह का कोई भी संपर्क कालनागिनी सभा के साथ सहयोग माना जाएगा। अगर इसका उल्लंघन किया गया तो सजा परिवार का सफाया होगी। रघुनाथ रेड्डी घबरा गया। उसने रोहित को भीड़ से बाहर निकाला और चिल्लाया, बताओ, क्या तुमने कालनागिनी सभा के साथ मिलीभगत की है? उसी समय अर्जुन मेहरा और मीरा ने एक दूसरे को देखा। दोनों बेचैनी से भर गए। पिछले दिनों मीरा का पहाड़ पर कालनागिनी सभा के 3 सदस्यों से सामना हुआ था। उन्होंने कहा था कि रोहित पर उनका पैसा बकाया है। जाहिर है रोहित का कालनागिनी सभा से संबंध था। जमीन की ओर देखते हुए रोहित, जो पहले आश्वस्त था, अब पसीने से तरबतर होकर जोर से सिर हिलाते हुए बोला, नहीं नहीं, ये अफवाह है। ऋषि जावेरी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, वायु पर्वत संप्रदाय के लोगों ने कालनागिनी सभा की एक शाखा पर धावा बोल दिया और कई सदस्यों को पकड़ लिया। उन्होंने तुम्हारा पर्दाफाश कर दिया और तुम्हारा दिया हुआ गश्ती नक्शा भी दिखा दिया। परिस्थितिजन्य और भौतिक दोनों सबूतों के साथ इससे इनकार करना बेकार है। अनुराधा रेड्डी अपने भतीजे का बचाव करने के लिए जमीन से उठी। ये नामुमकिन है। मेरे भतीजे का भविष्य उज्जवल होगा। वो ऐसा कैसे कर सकता है? ऋषि जावेरी ने मजाक उड़ाया। क्या तुम्हें लगता है कि वायु पर्वत संप्रदाय के लोग जानबूझकर किसी तुच्छ व्यक्ति को फंसाएंगे? रोहित वर्मा,
क्या तुम खुद कबूल करोगे या मुझे यातना देनी चाहिए? अपनी करतूतों का पर्दाफाश होते देख रोहित का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। वो दौड़कर अनुराधा के सामने घुटनों के बल बैठ गया और घबराकर समझाने लगा, चाची, मुझे भी मजबूर किया गया था। मैंने गलती से उनका पैसा उधार ले लिया था और उन्होंने कहा था कि अगर मैंने पैसे नहीं चुकाए तो वे मुझे मार डालेंगे। इसीलिए मैंने उनके आदेश का पालन किया और उनके लिए गश्ती नक्शा चुरा लिया। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। रेड्डी परिवार के सदस्य अचंभित रह गए। तो ये सच था। रघुनाथ रेड्डी की आंखों की रोशनी चली गई और वो लगभग गिर पड़े। खुशकिस्मती से मीरा उन्हें सहारा देने के लिए आगे आई। रोहित वर्मा, तुम शैतान। कालनागिनी सभा के साथ मिलीभगत करके निर्जला नगर का गश्ती नक्शा बेचने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गश्ती नक्शा निर्जला नगर में अधिकारियों और सैनिकों की गश्ती रक्षा का मुख्य रहस्य था। अगर कालनागिनी सभा इसे हासिल कर लेती तो निर्जला नगर में घुसपैठ करना उनके लिए आसान होता। अनुराधा भी डर गई थी। हालांकि वो एक महिला थी, फिर भी उसे पता था कि गश्ती नक्शा क्या दर्शाता है। रोहित ने जो किया वो कोई मामूली गलती नहीं, बल्कि एक जघन्य अपराध था। वो कांप उठी और रोहित को धक्का देकर चुपचाप पीछे हट गई, मानो उस पर किसी महामारी का साया हो। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो उसके बचाव में एक शब्द भी कहे? ऋषि जावेरी ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, वायु पर्वत संप्रदाय ने ये मामला मेरे ऊपर छोड़ दिया है। मेरे विचार से ये कोई बड़ा मामला भी हो सकता है और छोटा भी। अगर मैं दया दिखाऊं तो मैं ऐसे पेश आ सकता हूं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अगर मैं पूरी जांच करूं तो तुम रेड्डी परिवार का कोई भी सदस्य बच नहीं पाएगा। वो एक कदम आगे बढ़ा, मीरा की ठुड्डी उठाने के लिए हाथ उठाया और चिढ़ाते हुए बोला, तुम्हें पता है न कि मैं क्या चाहता हूं? आज रात मीरा को मेरी अच्छी सेवा करनी होगी। वो जितनी अच्छी सेवा करेगी मैं उतना ही खुश रहूंगा और फिर मैं तुम्हारे रेड्डी परिवार को छोड़ दूंगा। वरना धमाका। अचानक एक चाय का प्याला ऋषि जावेरी के हाथ पर लगा। ऋषि ने दर्द से अपना हाथ पीछे खींच लिया और गुस्से से अर्जुन मेहरा को घूरने लगे, जिसने उसे फेंका था। उन्होंने द्वेषपूर्ण स्वर में कहा, मैं अभी बता दूंगा, तुम भी नहीं बच पाओगे। अर्जुन ने शांति से कहा, तुम्हें पूरे रेड्डी परिवार का सफाया करने की शक्ति किसने दी? रोहित वर्मा नाम से वर्मा है, इसका रेड्डी परिवार से क्या लेना देना? ये सुनकर रेड्डी परिवार के सदस्य सदमे से बाहर आ गए। इशिता रेड्डी भी अचानक जाग गई और तलवार उठाकर चिल्लाई, ऋषि जावेरी, अगर तुम रेड्डी परिवार को खत्म करना चाहते हो तो क्या तुम मुझे भी इसमें शामिल करोगे? ये मत भूलना कि मैं वायु पर्वत संप्रदाय का निर्दिष्ट सच्चा शिष्य हूं और भविष्य में मेरा दर्जा तुमसे कहीं ऊंचा होगा। आज अगर ऋषि जावेरी ने रेड्डी परिवार को तबाह करने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने की हिम्मत की, एक दिन इशिता जावेरी परिवार को जरूर धूल चटा देगी। रघुनाथ रेड्डी भी होश में आए और जल्दी से बोले, हाँ हाँ, रोहित वर्मा ने कालनागिनी सभा के साथ सांठगांठ की है, उस पर शिकंजा कसो। लेकिन रेड्डी परिवार को क्यों फंसा रहे हो? सवालों की बौछार ने ऋषि जावेरी को असहज स्थिति में डाल दिया। उन्होंने दांत पीसते हुए जिद की, रोहित वर्मा तुम्हारे रेड्डी परिवार में पला बढ़ा है, उसने अपराध किया है, इसलिए तुम्हारा रेड्डी परिवार जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। अर्जुन ने शान से लिखा, अगर यही तुम्हारी दलील है तो क्या जावेरी परिवार भी रेड्डी परिवार में शादी करने की कोशिश करके बगावत की साजिश नहीं रचेगा? चलो हम सब मिलकर उनका सफाया कर देते हैं। सबकी आंखें चमक उठीं। ये मानना ही होगा कि हालांकि अर्जुन गूंगा था, लेकिन उसकी बातें हमेशा निशाने पर लगती थी। रघुनाथ रेड्डी ने तुरंत घोषणा की, अब से रोहित वर्मा को रेड्डी परिवार से निकाल दिया जाता है। अब उसका हमसे कोई संबंध नहीं रहेगा। नहीं चाची, मुझे बचा लो, मुझे एक और मौका दो।
रोहित का चेहरा पीला पड़ गया और वो रोते गिड़गिड़ाते हुए गिड़गिड़ाने लगा। निकाला मिलते ही उसे फांसी की सजा मिलनी तय थी। अनुराधा रेड्डी हालांकि अनिच्छुक थी, अपने भतीजे पर दया करने से खुद को नहीं रोक पाई। उन्होंने रघुनाथ से कहा, पति देव, मीरा की शादी यंग मास्टर जावेरी से क्यों नहीं कर देते? क्या ये दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद नहीं होगा? थप्पड़। जवाब में उन्हें एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। रघुनाथ गुस्से से भरकर उसके चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए दहाड़े। ऐसे समय में तुम अपने भतीजे का बचाव कैसे कर सकती हो? क्या तुम उसकी इस दयनीय जिंदगी को बचाने के लिए मेरी बेटी की खुशी की बलि देना चाहती हो? तुमने रोहित के लापरवाह व्यवहार को सहारा देने के लिए रेड्डी परिवार के सदस्यों के संसाधनों में पहले ही कटौती कर दी है। तुमने उसे हवेली में उत्पात मचाने दिया और अर्जुन मेहरा को अपनी मंगनी के तोहफे से प्रसाद परिवार के मुखिया से अपना कर्ज चुकाने के लिए भी मजबूर किया। अब उसने एक ऐसा अक्षम्य अपराध किया है जिससे रेड्डी परिवार का विनाश होने का खतरा है, और तुम फिर भी उसे बचाना चाहती हो? क्या सिर्फ रेड्डी परिवार के खात्मे के बाद ही तुम्हें संतुष्टि मिलेगी? हो, बाहर निकलो। तुम भी बाहर निकलो। अगर तुम यही रहोगी तो रेड्डी परिवार एक दिन बर्बाद हो जाएगा। अनुराधा डर के मारे पीछे हट गई। दशकों की शादी के बाद यह पहली बार था जब रघुनाथ उस पर अपना आपा खो बैठा था। रेड्डी परिवार के सभी सदस्यों ने राहत की सांस ली। उसे इसका हक था। उसे कठोर सबक मिलना चाहिए था। ये महिला हमेशा रघुनाथ की दयालुता का इस्तेमाल अपनी दबंगई दिखाने और रेड्डी परिवार के मामलों में आक्रामक तरीके से दखल देने के लिए करती थी। अब उसके भतीजे ने परिवार पर मुसीबत ला दी थी, फिर भी उसे कोई पछतावा नहीं था। रघुनाथ गुस्से से अभी भी उबल रहा था। चिल्लाया, रोहित वर्मा की टांगे तोड़ दो और उसे सड़क पर फेंक दो। रोहित के अधीन कष्ट झेल चुके कई नौकरों ने तुरंत उसे नीचे गिरा दिया और बेरमी से उसकी टांगे तोड़ दी। रोहित की चीखें दर्दनाक थी। उसकी मिन्नतों के बावजूद उन्होंने बिना किसी दया के उसे बाहर निकाल दिया। फिर रघुनाथ ने ऋषि जावेरी की ओर ठंडेपन से देखा, जिसने कालनागिनी सभा के साथ सांठगांठ की थी। उसे रेड्डी परिवार ने तुम्हारे लिए सजा दी है। अब तुम उसकी खाल उधेड़ना चाहते हो या टुकड़े टुकड़े करना चाहते हो, ये तुम्हारी चिंता है, लेकिन इसका रेड्डी परिवार से कोई लेना देना नहीं है। ऋषि जावेरी अपनी जबरदस्ती जारी रखने में असमर्थ खुद को दुविधा में पाया। वो बहुत अपमानित महसूस कर रहा था और उसे लगा कि अब बात सिर्फ मीरा को पाने की नहीं रही, अब बात अपने दबे हुए गुस्से को बाहर निकालने की थी। अचानक उसकी नजर कागज की क्रेन पर लिखी सामग्री पर पड़ी। उसे पढ़कर उसने गंभीरता से व्यंग्य किया, तुम बहुत जल्दी जश्न मना रहे हो। संप्रदाय के संदेश ने मुझे एक और बात भी बताई है। ऋषि झवेरी ने व्यंग्य किया, वायु पर्वत संप्रदाय ने मुझे निर्जला नगर के हर परिवार से विशेषज्ञों को आसपास की कालनागिनी सभा के अवशेषों को मिटाने के लिए नियुक्त करने का आदेश दिया है। मैं तय करता हूं कि हर परिवार को कितने कालनागिनी सभा के सदस्यों को हटाना है। रघुनाथ रेड्डी ने भौहें चढ़ाई। कालनागिनी सभा के लोग ज्यादातर क्रूर थे और उनमें काफी ताकत थी। उनमें से ज्यादातर प्राण साधना के 7वें स्तर से ऊपर थे। रक्षक प्राण साधना के 9वें स्तर तक भी पहुंच गए थे और उपवेदी स्वामी नीम स्थापना क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। सरकार ने कालनागिनी सभा के विरुद्ध कई घेराबंदी की थी और सभी में भारी नुकसान हुआ था। अगर रेड्डी परिवार को बहुत ज्यादा मुखिया सौंपे जाते तो परिणाम। ऋषि जावेरी ने कागजी क्रेन हिलाई। संप्रदाय की खुफिया जानकारी के अनुसार निर्जला नगर के पास कालनागिनी सभा के उपवेदी स्वामी, 2 रक्षक और 30 सदस्य भाग रहे हैं। अगर आपका रेड्डी परिवार सिर झुकाकर अपनी गलती मान ले और मीरा को मुझे अपनी मर्जी से काम करने देने के लिए सौंप दे, तो मैं रेड्डी परिवार को छोड़ दूंगा। आखिरकार रेड्डी परिवार तो एक मध्यम आकार का परिवार है और आपके परिवार से भी ज्यादा मजबूत परिवार है।
अगर आप मना करते हैं तो मुझे माफ करना, उपवेदी स्वामी से निपटना आपका काम है क्या? रघुनाथ रेड्डी का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। आप निजी फायदे के लिए जनता की शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऋषि जावेरी ने बेशर्मी से कंधे उचका दिए। अगर आप संतुष्ट नहीं तो वायु पर्वत संप्रदाय से शिकायत कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 10 दिनों में काम पूरा नहीं कर पाए तो रेड्डी परिवार को जब्ती और कारावास का सामना करना पड़ेगा। सभी जानते थे कि ये कोई खोखली धमकी नहीं थी। अगर सौंपा गया काम पूरा नहीं हुआ तो वायु पर्वत संप्रदाय कठोर दंड जरूर देगा। लेकिन रेड्डी परिवार से कालनागिनी सभा के उपवेदी स्वामी का सफाया करने के लिए कहना क्या मजाक था? रेड्डी परिवार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति रघुनाथ रेड्डी थे, जो केवल नींव स्थापना के प्रथम स्तर पर थे। उस उपवेदी स्वामी को नींव स्थापना के द्वितीय स्तर का विशेषज्ञ कहा जाता था। और तो और प्रतिद्वंदी बेहद निर्दयी था। रघुनाथ का मुकाबला कैसे हो सकता था? चुने, ऋषि जावेरी ने इत्मीनान से कहा। इसी समय अर्जुन मेहरा ने एक स्वर में कहा, चाचा, उपवेदी स्वामी को मेरे पास छोड़ दो। उसे विश्वास था कि 10 दिनों के भीतर वो नींव स्थापना क्षेत्र में पहुंच जाएगा और ड्रैगन खोज शास्त्र के साथ उसकी शक्ति और भी बढ़ जाएगी। उपवेदी स्वामी का सामना करना ही पर्याप्त होगा। रघुनाथ रेड्डी ने प्रशंसापूर्वक उसके कंधे पर थपथपाया। वास्तव में आप मेरे द्वारा पहचाने जाने वाले सम्मानित दामाद हैं। आपने मुझे निराश नहीं किया। उसने तिरस्कार पूर्वक ऋषि जावेरी की ओर देखा। तुम जैसा नीच आदमी मेरी बेटी से शादी करने के भी योग्य है? हमारे रेड्डी परिवार को अर्जुन मेहरा जैसे दृढ़निश्चयी लोगों की जरूरत है। तुम तो अर्जुन के जूते उठाने के भी लायक नहीं हो। बाहर निकलो, 10 दिनों में सिर लेने आओ। ऋषि जावेरी अपमानित और क्रोधित होकर दांत पीसते हुए बोले, ठीक है रघुनाथ रेड्डी, तुमने यही मांगा था। अगर मुझे 10 दिन में उपवेदी गुरु का सिर नहीं दिखा तो मैं तुम्हारा सिर ले लूंगा। और तुम अर्जुन मेहरा, जब तुम खाली हाथ लौटोगे तो मुझे आश्चर्य है कि रेड्डी परिवार का सामना कैसे करोगे। ये कहकर वो गुस्से से भड़क गया। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। 10 दिन समय वाकई बहुत कम था। इसी समय रघुनाथ ने फिर से उसका कंधा थपथपाया। आराम करो, मैं उपवेदी गुरु का वध कर दूंगा। तुम घर पर रहो और मीरा का साथ दो। पता चला कि उसके मन में भी अर्जुन जैसा ही विचार था। अर्जुन के बिना भी बोले वो दृढ़ता से मना कर देता, और इतने खतरनाक काम के लिए परिवार का मुखिया होने के नाते वो युवा पीढ़ी को इसे संभालने देते हुए उदासीन कैसे रह सकता था। सबके तितर बितर होने के बाद रेड्डी परिवार के सदस्यों ने संकट को भांपते हुए लगन से अपनी साधना तकनीकों का अभ्यास शुरू कर दिया। अर्जुन मेहरा को छोड़कर वो प्राण साधना के 8वें स्तर तक पहुंच चुका था। आगे की प्रगति अल्पावधि में धीमी होगी। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए एकमात्र विकल्प आक्रमण कौशल था। उसने उच्च स्तरीय पीठ श्रेणी की आक्रमण साधना तकनीक सप्ततारा तलवार जुए सीख ली। ये पूरे शहर में सर्वोच्च स्तर की तलवारबाजी थी, असाधारण रूप से गहन, और अब उसके पास तलवार की कमी थी। ये सोचकर उसने बिस्तर के नीचे नीलामी से प्राप्त वज्र प्रहार लकड़ी निकाली। चंद्रकला आत्मा तकनीक के अनुसार वज्र प्ररूप आध्यात्मिक लकड़ी जादुई कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए उत्कृष्ट सामग्री है। कलाकृतियों को बनाने में महारत हासिल किए बिना भी इसे एक प्राकृतिक जादुई कलाकृति में बदला जा सकता है, अर्जुन ने बुदबुदाते हुए कहा, और एक छोटे चाकू से उसे थोड़ा थोड़ा करके तराशने लगा। आधे दिन बाद अर्जुन के हाथ में एक भद्दी सी काली लकड़ी की तलवार थी। क्या ये कोई जादुई कलाकृति है? अर्जुन ने अपना सिर खुजलाया और उसे हवा में घुमाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी जादुई कलाकृति जैसी नहीं लग रही थी। ऐसा कहा जाता था कि जादुई कलाकृति सक्रिय होने पर विशेष क्षमताएं प्रकट करती है। इस लकड़ी की तलवार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। हार मानने को तैयार न होते हुए
उसने तलवार से अपने हाथ पर हल्के से वार करने की कोशिश की। नतीजा, संपर्क में आते ही लकड़ी की तलवार से एक वज्र निकला और अर्जुन के हाथ पर लगा। बिजली के झटके से उसका पूरा शरीर तुरंत सुन्न हो गया। उसके अंग अकड़ गए, हिलने डुलने में असमर्थ। थोड़ी देर बाद वो होश में आया। बिजली के झटके से उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जिससे वो जोर जोर से हाफ रहा था। ये वज्र, आखिरकार उसे समझ आ गया कि प्राकृतिक जादुई कलाकृति क्या होती है। अनगिनत बिजली के प्रहारों को सहते हुए थंडर पैटर्न स्पिरिचुअल वुड में वज्र शक्ति का एक अंश था। हमला करते समय दुश्मन को छुरा मारने से उसका शरीर लकवाग्रस्त हो जाता था। यह दुश्मनों को मारने के लिए एक घातक हथियार था। अर्जुन को तुरंत इसकी उपयोगिता का एहसास हुआ और वो खुशी से फूला नहीं समाया। उसने तुरंत 7 तारा तलवार जुए के अनुसार अभ्यास करना शुरू कर दिया। ये तलवार तकनीक 3 स्तरों में विभाजित थी, ऊपरी, मध्य और निचला। पहला स्तर था एकाकी तारा बिंदु। दूसरा स्तर था चंद्रमा को रोशन करने वाले 3 तारे। तीसरा स्तर था उत्तर की ओर 7 तारे। प्रत्येक चाल पिछली चाल से ज्यादा शक्तिशाली थी, खासकर अंतिम चाल, जिससे एक ऐसी घातक शक्ति निकलती थी जो काले लोहे को भी चीर सकती थी। किसी मानसिक विधि को समझने की तरह उसे तलवार तकनीक का अभ्यास करने में भी कोई अड़चन नहीं आई। आखिरी स्तर को छोड़कर, जिसके लिए कुछ सोच विचार की आवश्यकता थी, पूरी तलवार तकनीक बिना किसी कठिनाई के थी। 3 दिन बाद उसने तलवारबाजी में बड़ी सफलता हासिल कर ली थी। इस बीच दिन में तलवार की तकनीक और रात में मानसिक तरीकों का अभ्यास करते हुए उच्च श्रेणी के प्राण साधना द्रव की मदद से वो सफलतापूर्वक प्राण साधना की 8वीं परत पूर्णता तक पहुंच गए थे। अपनी आध्यात्मिक शक्ति को दृढ़ करने और 9वीं परत तक सफलतापूर्वक पहुंचने के लिए उसे बस एक भीषण युद्ध की आवश्यकता थी। अर्जुन, अर्जुन, शुभ समाचार। निर्जला नगर में दैत्योदय पथ खुल गया है। मीरा खुशी खुशी समाचार देने आई। दैत्योदय पथ? अर्जुन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। ये वायु पर्वत संप्रदाय द्वारा प्रत्येक नगर में स्थापित एक परीक्षण स्थल था। न केवल इसके भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा समृद्ध थी, जो इसे साधना के लिए आदर्श बनाती थी, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसके भीतर विभिन्न प्रक्षेपणों से लड़ा जा सकता था। ये प्रक्षेपण अपनी युवावस्था में वायु पर्वत संप्रदाय के विलक्षण प्रतिभाए थे। ये प्रक्षेपण सभी प्रकार की साधना तकनीकों और अपनी प्रबलतम अवस्थाओं को प्रदर्शित करते थे। चूंकि ये केवल प्रक्षेपण थे, इसलिए ये परीक्षणकर्ताओं को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, बल्कि उनकी युद्ध क्षमताओं को बढ़ा सकते थे। ये मूल रूप से हर 10 साल में एक बार खुलता था, लेकिन इस बार कालनागिनी सभा के अवशेषों के आसन्न उन्मूलन के कारण ये असाधारण रूप से खुला। चलो जल्दी चलते हैं। अर्जुन को अब असली युद्ध की सबसे ज्यादा जरूरत थी। ड्रैगन राइजिंग पथ एक मीनार थी। एक घुमावदार पत्थर की सीढ़ी पहली परत से ऊपरी परत तक फैली हुई थी। कई लोग पहले से ही पत्थर की सीढ़ियों पर खड़े थे, हवा में जोरदार युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे। मीरा ने कहा, अर्जुन, हर पत्थर की सीढ़ी पर एक प्रक्षेपण होगा। उसे हराकर ही तुम एक स्तर ऊपर जा सकते हो। कहा जाता है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। अर्जुन को पुरस्कारों की परवाह नहीं थी। वो बस जल्द ही एक भव्य युद्ध में शामिल होना चाहता था। इसलिए उसने तुरंत पहली परत पर कदम रखा। बिल्कुल जैसे ही उसने अपना पैर रखा, उसकी दृष्टि काली हो गई और वो एक खुले मैदान में प्रकट हुआ। धीरे धीरे एक 18 वर्षीय लड़के का प्रक्षेपण प्रकट हुआ। रवि देशमुख, प्राण साधना की 5वीं परत। कृपया मुझे निर्देश दे। तो दहलीज 5वीं परत थी। अर्जुन ने सिर हिलाया और निर्णायक प्रहार किया। एक हल्के मुक्के से उसे चकनाचूर कर दिया। कोई कठिनाई नहीं। अर्जुन जल्दी से दूसरे चरण की ओर बढ़ा। मनोज गाय,
प्राण साधना की 5वीं परत पारंगत, कृपया मुझे निर्देश दे। अभी भी एक मुक्का। रमेश चौधरी, प्राण साधना की 6ठी परत पारंगत, कृपया मुझे निर्देश दे। अभी भी एक मुक्का। योगेश त्रिपाठी, प्राण साधना की 6ठी परत पारंगत, कृपया मुझे निर्देश दे। अर्जुन ने लगभग बिना रुके एक मुक्के से ही सभी को हरा दिया। ये चलने जैसा था। जब उसने प्राण साधना की 8वीं परत पार कर ली, तभी उसके कदम धीमे हुए। जब उसने ऊपर देखा तो वो दंग रह गया। उसे आश्चर्य हुआ कि उसके सामने इशिता रेड्डी खड़ी थी। वो पसीने से लथपथ थी और हवा में जोर जोर से वार कर रही थी, जिससे पता चलता था कि प्राण साधना सिद्धि के 8वें स्तर के प्रक्षेपण ने उसे काफी परेशानी में डाल दिया था। सोचने पर यह बात समझ में आती थी। ये सभी प्रक्षेपण वायु पर्वत संप्रदाय के विलक्षण प्रतिभाएं थी। वे जिन साधना तकनीकों का अभ्यास करते थे, वे रेड्डी परिवार की निम्न पीठ स्तर की तकनीकों से कहीं बेहतर थी। हालांकि इशिता रेड्डी प्राण साधना के 9वें स्तर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन प्राण साधना सिद्धि के 8वें स्तर का सामना करते ही साधना तकनीकों में अंतर स्पष्ट हो गया। क्या प्राण साधना सिद्धि का 8वां स्तर वाकई इतना कठिन है? अर्जुन मेहरा ने आगे बढ़ते हुए सोचा। तुरंत ही एक लंबी, बेहद खूबसूरत लड़की उसके सामने प्रकट हुई। क्या ये वही बैंगनी रंग की लड़की नहीं है जिससे मैं सिटी लॉर्ड मैशन में मिला था? उसका नाम क्या है? लता समथिंग सिंह। अर्जुन को अब भी याद था कि उसने उसे एक बैंगनी टोकन दिया था। आज तक उसे नहीं पता था कि वो टोकन किस लिए था। हालांकि उसके सामने जो प्रक्षेपण था, वो स्पष्ट रूप से बैंगनी रंग की वो लड़की थी जो अपनी युवावस्था में थी, उससे कुछ साल छोटी। लता सिंह, प्राण साधना सिद्धि की 8वीं परत, कृपया सलाह दे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने एक बैंगनी तलवार निकाली और तलवारबाजी का एक शानदार प्रदर्शन किया। अर्जुन ने तुरंत जवाब देने के लिए अपनी तलवार निकाली। हालांकि उसकी तलवारबाजी असाधारण थी, लेकिन उसकी सातारा तलवार जो उससे भी बेहतर थी। उसकी लंबी तलवार को गिराने में उसे केवल 3 राउंड लगे। जैसे ही उसके सामने का अंधेरा छंटा, अर्जुन सफल हो गया। एक तरफ देखते हुए उसने देखा कि इशिता रेड्डी अभी भी दांत पीस रही थी, एक भयंकर संघर्ष में फंसी हुई। इसके बाद अर्जुन सीढ़ियों की 9वीं परत पर चढ़ गया। एक सुंदर युवक प्रकट हुआ। चंद्रकांत देशमुख, प्राण साधना की 9वीं परत, कृपया सलाह दे। इस बीच शर्मा परिवार के बादलों के ऊपर लता सिंह ने भौहें चढ़ाई। चंद्रकांत अंकल, क्या आपको यकीन है कि वो सचमुच उस 3 सितारा सोल मास्टर की रक्षा कर रही है? वे 4 दिनों से उस पर नजर रख रहे थे। श्रुति शर्मा ने शर्मा परिवार की विभिन्न संपत्तियों का दौरा किया था, किसी अजनबी से संपर्क किए बिना। इससे चंद्रकांत देशमुख को अपने ही फैसले पर शक होने लगा। क्या यह हो सकता है कि मैं पागल हो रहा हूं? उन्होंने अपनी नाक को छुआ। लता सिंह ने आह भरी। इस 3 सितारा सोल मास्टर को ढूंढना वाकई मुश्किल है। अचानक लता सिंह अचानक उठ खड़ी हुई और ड्रैगनाइजिंग पथ की ओर आश्चर्य से देखने लगी। ड्रैगनाइजिंग पथ में किसी ने मेरा प्रक्षेपण तोड़ दिया। चंद्रकांत हंसा। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? ये तो बस 18 साल की उम्र में तुम्हारी कल्पना थी। लता सिंह हैरान रह गई। लेकिन इस व्यक्ति ने तो मुझे सिर्फ 3 चालों में ही हरा दिया। ओ, चंद्रकांत के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। 18 साल की उम्र में भी लता सिंह की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता था। उसने एक पल सोचा, क्या यह हो सकता है कि तुम्हें गलत लगा हो? शहर में 9 स्तरीय प्राण मूल वाला भी प्राण साधना के 7वें स्तर पर ही है। तुम्हें 3 चालों में हराना अवास्तविक है। ड्रैगनाइजिंग पथ केवल युवाओं के लिए खुला था। ऐसा शक्तिशाली युवा होना असंभव था। लता सिंह ने इसके बारे में सोचा और झिझकते हुए कहा, शायद। आखिरकार उसी उम्र के किसी व्यक्ति का, संप्रदायिक गुरु की बेटी का, सिर्फ 3 चालों में
उसे हराना अतिशयोक्तिपूर्ण लग रहा था। ये शायद एक भ्रम था। हालांकि कुछ ही देर बाद चंद्रकांत देशमुख, जो अभी भी निगरानी कर रहे थे, भी अचानक उठ खड़े हुए। उन्होंने आश्चर्य से ड्रैगन राइजिंग पथ की ओर देखा। क्या हुआ चंद्रकांत अंकल? लता सिंह उनकी प्रतिक्रिया से चौंक गई। चंद्रकांत ने आश्चर्य और संदेह से भरे भाव से कहा, मेरा प्रक्षेपण भी पराजित हो गया। प्रतिद्वंद्वी ने केवल 10 चालें चली। हूं। लता सिंह और भी चौंक गई। सचमुच? उस समय आप वायु पर्वत संप्रदाय में नंबर 1 प्रतिभा के रूप में जाने जाते थे और अपने युग में अजेय थे। चंद्रकांत का 8वीं कक्षा का प्राण मूल कोई मजाक नहीं था। साथ ही यंत्र मंडल मंडप के संसाधनों के साथ 18 वर्ष की आयु में वे वायु पर्वत संप्रदाय में अजेय थे। उनके प्रक्षेपण का पराजित होना एक और भी असाधारण प्रतिभा के उदय का संकेत था। तुम रुको और निगरानी जारी रखो, मैं जाकर देखता हूं कि ये कौन है। चंद्रकांत लता सिंह को छोड़कर जल्दी से वहां पहुंच गया। मैं भी चलता हूं। ये निर्जला नगर भी बड़ा अजीब है। लता सिंह ने गुस्से से अपने होंठ काट लिए। ये पहले से ही आश्चर्यजनक था जब एक 9 स्तरीय प्राण मूल इतनी दुर्गम जगह पर प्रकट हुआ और इसे अपार भाग्य का परिणाम बताया। अब एक 3 सितारा आत्मा गुरु भी प्रकट हुआ। आत्मा गुरु नहीं, बल्कि एक और विश्व स्तरीय प्रतिभा। निर्जला नागर क्या कर रही थी? क्या वो स्वर्ग की ओर लक्ष्य साध रही थी? वो जल्दी से अपने नीले विशाल गरुड़ पर सवार होकर उड़ गई। इस समय अर्जुन मेहरा 10वीं सीढ़ी पर कदम रख चुका था। युग तेजस्वी, प्राण साधना सिद्धि की 9वीं परत, कृपया सलाह दे। जैसे ही वे आपस में टकराए, अर्जुन को तुरंत भारी दबाव महसूस हुआ, लेकिन वो बेहतर था। उसने अपनी पूरी ताकत से युद्ध किया, यहां तक कि अपनी लकड़ी की तलवार के बिजली के गुण का भी इस्तेमाल किया। फिर भी सैकड़ों चक्कर लगाने के बाद वो मुश्किल से चुनौती पार कर पाया। ऊपर 11वीं परत को देखते हुए थके हुए अर्जुन ने जिस रास्ते से आया था, उसी रास्ते से वापस जाने का फैसला किया। उसके आगे आधार स्थापना क्षेत्र था। प्राण साधना पूर्णता की 9वीं परत का सामना करते हुए आधार स्थापना क्षेत्र की तो बात ही छोड़िए, उसे दबाव महसूस हो रहा था। उसे जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब उसे वापस जाकर चुपचाप साधना करनी थी, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को दृढ़ करने और एक ही बार में प्राण साधना की 9वीं परत तक पहुंचने का अवसर लेना था। जब अवसर आएगा, वो फिर से कोशिश करने के लिए वापस आएगा। वापस लौटने पर उसने पाया कि इशिता रेड्डी अभी भी प्राण साधना पूर्णता की 8वीं परत के प्रक्षेपण में उलझी हुई थी और कोई लाभ नहीं उठा पा रही थी। इस बीच मीरा ने प्राण साधना की 5वीं परत और पूर्णता की 5वीं परत को सफलतापूर्वक पराजित कर दिया था। वो अब प्राण साधना की 6ठी परत से भीषण युद्ध कर रही थी। अर्जुन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसे परेशान न करने का फैसला किया और ड्रैगन राइजिंग पथ छोड़ दिया। इसके बजाय वो शर्मा परिवार के पास गया। आज रात वो प्राण साधना के 9वें स्तर तक पहुंच जाएगा और उसे आधार स्थापना की तैयारी करनी चाहिए। आधार स्थापना के लिए इच्छुक किसी भी साधक को एक विशेष अमृत की आवश्यकता होती है। पिफू गोली ये एक द्वितीय श्रेणी की आत्मा की गोली थी, जिसे वर्तमान में केवल वायु पर्वत संप्रदाय के आत्मा गुरु ही परिष्कृत कर सकते थे। ये बाजार में लगभग कभी उपलब्ध नहीं होती थी। अगर होती भी तो काले बाजार में बिकती थी। तुम यहां क्यों हो? भारी वस्त्र पहने अर्जुन मेहरा को देखकर श्रुति शर्मा ने जल्दी से उसे अपने शयन कक्ष में खींच लिया। उस सुंदर स्त्री कक्ष को देखकर अर्जुन को थोड़ा अस्वाभाविक लगा। किसी स्त्री के शयन कक्ष में ये उसका पहला अनुभव था। हालांकि श्रुति के शब्दों से वो जल्द ही घबरा गया। कोई मुझे ढूंढ रहा है? अर्जुन चौंक गया। चाहे वो व्यक्ति अच्छा हो या बुरा, वो अपनी पहचान नहीं बता सकता था। फिलहाल वो बहुत कमजोर था। बिना किसी पृष्ठभूमि के
फिर भी उसके पास ऐसी क्षमताएं थी जिनकी दूसरों को चाहत थी। अगर पता चल गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। ऐसे में मुझे डर है कि मैं कुछ समय तक टॉप ग्रेड प्राण कल्टीवेशन लिक्विड की आपूर्ति नहीं कर पाऊंगा। अर्जुन ने सोचा, लेकिन इससे आपके शर्मा परिवार के व्यवसाय पर असर पड़ेगा। उसने टॉप ग्रेड प्राण कल्टीवेशन लिक्विड की निरंतर आपूर्ति का वादा किया था। श्रुति चिंतित थी। अब भी मेरे परिवार के व्यवसाय की परवाह क्यों करते हो? तुम्हारे लिए अपनी सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। यहां फिर कभी मत आना। उसकी इतनी परवाह देखकर अर्जुन को और भी ज्यादा अपराध बोध हुआ। ऐसा क्यों है? क्या तुम्हारे परिवार के पास पिफू गोली बनाने की सामग्री है? मैं अभी और शोधन कर सकता हूं, और शर्मा परिवार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उस पर भरोसा कर सकता है। एक बार स्थिति ठीक हो जाए तो मैं टॉप ग्रेड प्राण कल्टीवेशन लिक्विड का शोधन जारी रखूंगा। पिफू गोली? श्रुति हैरान थी। लेकिन गोली बनाने का नुस्खा तो सिर्फ वायु पर्वत संप्रदाय के पास ही है। अर्जुन मुस्कुराया, इसमें इतनी मुश्किल क्या है? कुछ ही देर बाद शर्मा परिवार का कीमिया घर अमृत की खुशबू से भर गया। चंद्रकांत देशमुख और लता सिंह, जो ड्रैगन राइजिंग पथ पर दौड़े थे, उन्हें कुछ नहीं मिला। बहुत देर हो गई। इस व्यक्ति ने तो युग तेजस्वी को भी हरा दिया, जो बचपन में हमारे यंत्र मंडल मंडप के मंडप गुरु थे। चंद्रकांत चकित रह गए। लता सिन्हा भी दंग रह गई। उनसे और चंद्रकांत से जीतना तो पहले से ही प्रभावशाली था, लेकिन युग तेजस्वी भी हार गए थे। युग तेजस्वी महाद्वीप के शीर्ष 10 विशेषज्ञों की सूची में एक महाविशाल व्यक्ति थे। वे हार गए। आखिर ये चुनौती देने वाला कौन था? काफी पूछताछ के बावजूद उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अचानक लता सिंह ने शर्मा परिवार पर अजीब से बादल छाते देखे। चंद्रकांत अंकल, ये क्या है? चंद्रकांत